शासन व्यवस्था की दृष्टि से पढ़ना है, क्या, कैसे और क्यों का उत्तर ढूंढना है इसके हर टॉपिक में। तो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि संविधान होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान को अंग्रेजी में कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एक लैटिन शब्द है कॉन्स्टिट्यूरी। कॉन्स्टिट्यूरी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुप्रीम लॉ या सर्वोच्च विधि। तो जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन वही बता रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ सर्वोच्च विधि है। तो संविधान किसी भी देश में, किसी भी राज्य में उसकी सर्वोच्च विधि होनी चाहिए, है या नहीं वो बाद की बात है। शासन व्यवस्था कैसी है, कौन वहां सर्वशक्तिशाली है, कौन संप्रभु है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन सामान्य भाषा में यह कहा जाएगा कि संविधान का जो शाब्दिक अर्थ है उसके आधार पर किसी भी देश में संविधान को सर्वोच्च विधि कहा जाना चाहिए। भारत में तो है ही, भारत में तो संविधान ही सर्वोच्च विधि है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है भारत में और उसी के आधार पर विधि का शासन भी प्रचलित है। अब संविधान को जब हमें परिभाषित करना हो तो परिभाषा कैसे देंगे? यहां एक और बात बता दूं आपको कि इस विषय को पढ़ने के लिए आपके पास भारत का संविधान अवश्य होना चाहिए हाथ में, जहां अनुच्छेदों की बात कही गई हो, बेयर एक्ट जिसको कहते हैं, जो केवल कानून है, जहां केवल अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा गया होगा, वो आप डाइग्लॉट एडिशन ले सकते हैं, द्विभाषी संस्करण अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, ताकि हिंदी में पढ़ने के बाद कई बार विधि के शब्द इतने क्लिष्ट होते हैं कि वो हमें समझने में दिक्कत कर सकते हैं, तो वहां पर अंग्रेजी शब्द की सहायता ली जा सकती है। एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक अनुच्छेद है 109 का पहला खंड, जिसमें लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किए जाएंगे। पुनः स्थापित एक विधिक शब्द है, विधि का शब्द है। अब इसको समझने में समस्या हो सकती है, तो अगर हम अंग्रेजी देख लें तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। पुनः स्थापना को कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो अंग्रेजी भाषा क्या हो गई कि मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो उसको समझना तुलनात्मक रूप से सरल होगा। इसलिए यह सुझाव है कि भारत का संविधान पास में हो और डाइग्लॉट एडिशन हो, द्विभाषी संस्करण हो, जिससे हम हिंदी भाषा में अगर क्लिष्ट शब्द आ गया तो उसको समझने के लिए हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे। खैर, वापस हम आए संविधान की परिभाषा पर कि परिभाषा देने का तरीका क्या हो सकता है। संविधान सामान्य रूप से जब हम परिभाषित करते हैं तो यह कह देते हैं कि संविधान शासन व्यवस्था को या राज्य को दिशा निर्देश देता है, इसलिए वह नियमों का संग्रह है। बड़ी सामान्य सी परिभाषा हमारे अंदर उभरती है और हम जानते हैं इसको कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गाइडलाइंस टू द स्टेट।
इसलिए वो इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ रूल्स। संविधान नियमों का संग्रह है जो शासन व्यवस्था को दिशा निर्देश देता है। यह परिभाषा भी कुछ हद तक ठीक अवश्य है, सटीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह नियमों का संग्रह नहीं है केवल, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जिनकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। तो संविधान को सही रूप में, सटीक रूप में परिभाषित करने के लिए हमें करना क्या होगा? आपके सामने यह लिखा है कि स्थैतिक रूप में या संरचना की दृष्टि से, स्टैटिक या स्ट्रक्चरल, और गतिशील डायनेमिक या फंक्शनल, दो रूपों में हम संविधान को परिभाषित कर सकते हैं। संरचना की दृष्टि से क्या है? दो तरीके की परिभाषा है। पहली है संविधान एक दस्तावेज के रूप में, और दूसरी है संविधान शक्तियों के स्रोत के रूप में। और गतिशील तरीके से परिभाषित करेंगे कि शक्ति संतुलक के रूप में संविधान क्या है। तो दस्तावेज के रूप में संविधान कैसा होगा और उसके अंदर क्या होगा? दस्तावेज के रूप में संविधान, ये सारी बातें आपकी कॉपी पर लिखी होनी चाहिए, सो दैट कि आप क्लास के बाद उसको रिवाइज कर सकें और ध्यान रख सकें उस पर। तो दस्तावेज के रूप में संविधान के अंदर होगा क्या? जिस राज्य का वह संविधान है उसकी संरचना बताएगा, उसका स्वरूप बताएगा, शासन व्यवस्था कैसी है यह बताएगा, उसका उद्देश्य और उसका दर्शन क्या है, और उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी यह बताएगा। कई बात केवल यह कह देना कि संविधान नियमों का संग्रह है, यह बड़ी संकुचित परिभाषा है, वेरी कंजर्वेटिव, नैरो, पूरी तरह गलत नहीं है लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से सटीक नहीं है। क्यों? यह नियमों का संग्रह नहीं है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान की उद्देशिका में ही यह बात लिखी है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो भारत कैसा राज्य है उसकी बात कर रहा है। संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। गणराज्य किसको कहेंगे? जहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित है, जैसे हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित है। तो एक तरफ यह राज्य की संरचना बता रहा है, दूसरी तरफ उसका स्वरूप बता रहा है। स्वरूप कैसा है भारत का? गणराज्यीय, रिपब्लिकन। यह पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन ही होना चाहिए। तो संविधान दस्तावेज के रूप में अगर है तो वह राज्य की संरचना, उसका स्वरूप। शासन व्यवस्था कैसी है? तो लिखा है लोकतांत्रिक होगी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो शासन व्यवस्था बता रहा है। उद्देश्य और दर्शन क्या है? तो कल्याण इसका उद्देश्य है या इसका दर्शन है। और उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो हमने लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, धर्म, विचार, उपासना की स्वतंत्रता, परिस्थिति, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी।
कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और बंधुता सुनिश्चित कराकर हम इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी इसकी चर्चा करेगा वह, उद्देश्य क्या है इसकी चर्चा करेगा, शासन व्यवस्था के स्वरूप की बात करेगा, राज्य के स्वरूप की बात करेगा, राज्य की संरचना की बात करेगा। यह तरीका है संविधान को डिफाइन करने का दस्तावेज के रूप में। तो संविधान जब पढ़ेंगे, किसी भी देश का संविधान पढ़ा जाए तो जैसे उसकी उद्देशिका पढ़ते हैं तो हम उस राज्य की इतनी बातों की जानकारी तो अवश्य ले सकते हैं बिना संविधान के अंदर प्रवेश किए। वी कैन अंडरस्टैंड 200 नेशंस और मोर देन 200, 207 संविधान है लिखित। तो 207 लिखित संविधानों को अगर दस्तावेज के रूप में देखा जाए तो हम 207 राष्ट्रों की इतनी समझ तो कम से कम रख ही सकते हैं संविधान पढ़कर, उद्देशिका पढ़कर। तो भारत के संविधान की उद्देशिका से भी हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। अब दूसरा है कि शक्तियों के स्रोत के रूप में संविधान कैसे हो। शक्तियों के स्रोत के रूप में किसकी शक्ति? जैसे भी कहा था राष्ट्रपति, मान ले कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, तो राष्ट्रपति की शक्ति क्या है ये हमें कहां मिलेगा लिखा हुआ? ये मिलेगा हमें संविधान के अंदर। जैसे मान ले कहा अनुच्छेद 85, 86, 87, 123, 352, 356, 360, 361, 240, ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद संविधान के पढ़ सकते हैं हम जहां राष्ट्रपति की शक्तियां लिखी हैं। जैसे एक उदाहरण है कि 85 और 86 में राष्ट्रपति संसद के सदनों को संदेश भेज सकता है, बैठक का आयोजन करा सकता है और स्थगित कर सकता है बैठक को, यह उसकी शक्ति है। 87 में वह अभिभाषण दे सकता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में बोल सकता है। तो जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति की हैं उनका उल्लेख किसी न किसी रूप में संविधान के अंदर उसके प्रावधान में है। उसी तरीके से राज्यपाल हो, महान्यायवादी हो, कैग हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग हो, कोई भी संस्था, कोई भी प्राधिकारी अधिकारी जो संविधान में उल्लिखित है, उसकी शक्तियां वहीं लिखी हैं और जब तक वो लिखी नहीं गई होंगी तब तक उसकी शक्ति का प्रयोग वह नहीं कर सकता। यह लिखित संविधान की विशेषता भी है। इस पर हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे जब संविधान की विशेषताओं पर बात करेंगे, फीचर्स पर। तो कहने का अर्थ क्या है कि शक्तियों के स्रोत के रूप में भी संविधान को हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो यह न केवल राज्य की संरचना, राज्य के स्वरूप, शासन व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य, उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाले साधन का उल्लेख करता है, बल्कि उस राज्य में कार्य करने वाले जितने भी प्राधिकारी हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं संवैधानिक, जिनका उल्लेख संविधान में है, उनकी शक्तियां भी उसी संविधान में उल्लिखित होती हैं। यह दो तरीका है स्थैतिक या संरचना की दृष्टि से संविधान को परिभाषित करने का। दूसरा है गतिशीलता के तौर पर शक्ति संतुलक के रूप में कैसे परिभाषित करें। अब शक्ति संतुलक क्या होता है? शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर। राज्य हमारे पास है कोई भी जिसमें दो लोग निवास करते हैं, एक सरकार या शासक
और दूसरा है जनता कहें, नागरिक कहें, शासित कहें, रूलर्स एंड दी रूल्ड। इसकी शक्ति क्या है? इसको हमने प्राधिकार दे रखा है, अथॉरिटी। यह कानून के तहत हमारे लिए नीतियों का निर्धारण करेगा, कानून बनाकर हमारे लिए काम करेगा। यह शक्ति है उसके पास। कैसे मिली है शक्ति? यह शक्ति मिली है, हमने उसको चुनकर सरकार बनाने के लिए कहा है। तो जब सरकार बनाने के लिए कहा है तो हमने उसको यह शक्ति दी है संविधान के जरिए कि आप विधायिका से कानून बनाकर हमारे लिए कार्य करें। अगर आपको लगता है कि हमारे अधिकारों को थोड़ा बहुत सीमित किया करके देश का, राष्ट्र का भला होगा, तो आप हमारे अधिकारों को थोड़ा सीमित भी कर सकते हैं। यह शक्ति भी हमने उसको दे रखी है। तो एक तरफ सरकार की शक्तियां हैं, और दूसरी तरफ नागरिक की जो शक्ति है वह उसके अधिकार है। जैसे भारत में हमारे अधिकार, मूल अधिकार भी हैं, हमारे अधिकार, वोट देने का अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। तो नागरिकों की जो शक्ति है वह उसके अधिकार हैं, और सरकार की जो शक्ति है वह उसका प्राधिकार है, अथॉरिटी है। अब यदि नागरिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लग जाए, एक स्थिति की कल्पना करें कि नागरिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, तो हमने सरकार को मानने से इनकार कर दिया। हमने कहा सरकार जो कर रही है उसे मुझे मतलब नहीं, हम जो चाहते हैं हम वह करेंगे, और मैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से काम करूंगा, और हम सब अपनी मर्जी से काम करेंगे। सरकार जो कहेगी हम नहीं मानते। इसको कहते हैं अराजकता। जब हमने राज्य को डिनाई कर दिया है, तो जब जनता या नागरिक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरी तरफ जब राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो हमारे अधिकार सीमित होते चले जाएंगे और राज्य बन जाएगा तानाशाह। तो किसी भी स्थिति में, चाहे अराजकता हो चाहे तानाशाही हो, किसी भी स्थिति में राज व्यवस्था या शासन व्यवस्था, मतलब नीतियों को बनाने और नीतियों को लागू करने वाले जो काम हैं वो सुचारू रूप से नहीं चलेंगे। ऐसी स्थिति में संविधान को यह ध्यान रखना होता है कि न तो राज्य अपने प्राधिकार का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके तानाशाह बनने की प्रवृत्ति दर्शाए, और न ही नागरिक अपने अधिकारों या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अराजकता फैलाए। तो दोनों के अधिकार, दोनों की शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय करना संविधान का कार्य है। इसलिए इसे हम शक्ति संतुलक कहते हैं। शक्तियों का संतुलन करता है राज्य और नागरिकों के बीच। राज्य के प्राधिकार और नागरिकों के अधिकार के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है संविधान, जिसके लिए वह राज्य के प्राधिकार और नागरिकों के अधिकारों की सीमा तय करता है। पहला वाक्य हम क्या लिख सकते हैं कि शक्ति संतुलक के रूप में संविधान राज्य के प्राधिकार और नागरिकों के अधिकारों के बीच
संतुलन बनाता है, जिसके लिए उनकी शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय की जाती है। यह कार्य संविधान का है, इसलिए संविधान को हम शक्ति संतुलक भी कह सकते हैं। उदाहरण क्या है इसका? अनुच्छेद 14 की बात करें अगर, तो अनुच्छेद 14 में यह लिखा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो राज्य की शक्तियां रोकी गई हैं। राज्य को कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा? न तो किसी को विधि के समक्ष समता से वंचित करेंगे और न ही विधियों के समान संरक्षण से वंचित करेंगे। तो राज्य कुछ भी कर ले, कोई भी कार्य कर ले राज्य, वह ऐसा नहीं कर सकता कि किसी के साथ विधि के समक्ष समानता नहीं बरती गई हो या किसी को विधि का समान संरक्षण नहीं मिला हो। यह राज्य की शक्तियों की सीमा का निर्धारण है। दूसरी तरफ हमें अनुच्छेद 19(1) ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन क्या हम कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, उस पर रोक लगाई गई है। मानहानि, न्यायालय का अवमान, राज्य की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, नैतिकता या सदाचार, ऐसे आधारों में से किसी आधार पर हमारी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। तो एक तरफ संविधान ने हमारे अधिकारों की सीमा तय की है और दूसरी तरफ संविधान ने राज्य के प्राधिकार की सीमा तय की है, ताकि दोनों की शक्तियां संतुलित बनी रहें और जो शासन व्यवस्था है वह सुचारू रूप से काम करती रहे। इस आधार पर हम संविधान को शक्ति संतुलक मान सकते हैं। तो यह 3 तरीका हो गया संविधान को परिभाषित करने का कि दस्तावेज के रूप में संविधान क्या करेगा। यह भी लिखा था मैंने कि राज्य की संरचना, उसका स्वरूप, शासन व्यवस्था का स्वरूप, उद्देश्य और दर्शन, उद्देश्य की प्राप्ति के साधन, यह दस्तावेज के रूप में संविधान की परिभाषा है। दूसरा क्या है कि शक्तियों का स्रोत है वह, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी प्राधिकारी हो, उसकी शक्तियां संविधान में लिखी होनी चाहिए। और तीसरा, शक्ति संतुलक के रूप में जो संविधान है वह राज्य के प्राधिकार और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए दोनों की शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय करता है। इस आधार पर हम संविधान को स्पष्ट रूप से सटीक तौर पर परिभाषित कर सकते हैं।